राजा के दरबार में राजा को ही चुनौती देते इस हिम्मती इंसान को सभी अवाक होकर देखते रह जाते हैं। उसको नहीं जानने वाले लोग सोच रहे थे कि राजा को उसकी भरी सभा में चेतावनी देने वाला ये इंसान कौन था? कौन था वो जो राजा को कह रहा था कि तुम अपने कर्तव्य से भटक गए हो और मैं तुम्हारे अहंकार को खत्म करूंगा, अत्याचार को खत्म करूंगा, तुम्हारे राजवंश को खत्म करूंगा। लेकिन उसको जानने वाले समझ चुके थे कि अब राजा धननंद के बुरे दिन शुरू हो गए हैं, क्योंकि यह ब्राह्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। यह वो शख्सियत थी जिसे 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है: विष्णुगुप्त, चाणक्य और कौटिल्य। वही विष्णुगुप्त जिसने अपने समय के ताकतवर नंद राजवंश को खत्म करने का प्रण लिया और दुनिया के महानतम साम्राज्यों में से एक मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। वही चाणक्य जिसने ये सोच तैयार की कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गांधार से लेकर आसाम तक एक भारत हो सकता है। वही कौटिल्य जिसने अपने समय से हजारों वर्ष आगे तक चलने वाली शासन प्रणाली और कानून के राज का खाका तैयार किया, वो भी 1, 2 या 300 साल नहीं, बल्कि आज से 2300 साल पहले। नंदवंश को खत्म करके जिस मगध साम्राज्य की नींव कौटिल्य ने रखी, वो उस समय भारत में ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे विशाल और अखंड साम्राज्य था। मगध की भौगोलिक सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पूर्व में असम और दक्षिण में गोदावरी तक फैली हुई थी। इतने बड़े साम्राज्य को एक शासक के नियंत्रण में रखने का असंभव काम कौटिल्य ने ही अपनी सूझबूझ से किया था। किंतु इससे भी बड़ी बात है कि उन्होंने सिर्फ एक साम्राज्य खड़ा नहीं किया था, बल्कि इसकी रूपरेखा भी तैयार की कि साम्राज्य को देश की जनता के हित में कैसे चलाते हैं। यानी राजा कैसा होगा, मंत्री कितने और कैसे होंगे, भ्रष्टाचार को कैसे रोका जाएगा। इन बातों के सहारे कौटिल्य ने महान मौर्य साम्राज्य खड़ा किया और अपनी किताब अर्थशास्त्र के जरिए ऐसी धरोहर छोड़ी, ऐसी व्यवस्था खड़ी कर दी जिसकी वजह से कई लोग ये कहते हैं कि भारत को समझना हो, भारतीयों को समझना हो तो पहले अर्थशास्त्र को पढ़ो, उसकी रचना करने वाले कौटिल्य को समझो। और इन्हें समझने में आपकी सहायता करेगा एक शब्द, राजधर्म। जानकार मानते हैं कि कौटिल्य और उनके अर्थशास्त्र का मूल शब्द है राजधर्म। राजधर्म होता क्या है? किसी राजा या किसी शासक की उनकी प्रजा के प्रति क्या जिम्मेदारी होती है, इसे आज से लगभग 2300 साल पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में बताया था। असल में आचार्य कौटिल्य राजा को एक राजऋषि के तौर पर देखते थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय के अपने शिष्यों को भी वो राजा की यही परिकल्पना समझाया करते थे। अक्सर कक्षाओं में अपने शिष्यों से उनका पहला प्रश्न होता था, सुख का मूल क्या है? इस पर शिष्य जवाब देते थे, सुखस्य मूलम धर्मः, यानी सुख का मूल धर्म है। अगला प्रश्न होता था, धर्म का मूल क्या है? कोई शिष्य जवाब देता, धर्म का मूल अर्थ है। इसके बाद आचार्य किसी पंक्ति के अंत में बैठे किसी शिष्य से पूछते, तुम बताओ राजा का हित किसमें है? आचार्य के प्रश्न पर शिष्य उत्तर देता, राजा का हित प्रजा के हित में होता है। अपने शिष्यों के साथ चाणक्य के इस संवाद से यह साफ होता है कि चाणक्य को राजा नहीं, ऐसा शासक चाहिए था जो ऋषि जैसा हो। चाणक्य को जिस काल का माना जाता है वो भारत में महाजनपदों का काल था। काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी, मल, चैतिया, वत्स, कुरु, पांचाल, मच्छा, शुरासेना, अस्माका, अवंती और गांधार। इनके अलावा भी कई छोटे छोटे राज्य थे। इन राज्यों में शास्त्र, पुराण और राजा की इच्छाओं के मुताबिक शासन चलता था। इसके विरुद्ध जाकर कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बड़ी घोषणा की। कौटिल्य ने कहा, राज्य अपना विधान स्वयं बना सकते हैं। राज्यों का विधान शास्त्रों के विधान से ऊपर है। राज्य धर्म न्याय के आधार पर चलेंगे। आचार्य कौटिल्य के सामने प्रश्न था,
कि अगर धर्म न्याय का विधान और शास्त्रों के विधान पर परस्पर विरोध हो तो? यह वाकई एक बड़ा प्रश्न था, चाणक्य के युग यानी 2300 साल पहले भी और आज भी। जानकार कहते हैं कि कौटिल्य जिसे धर्म न्याय या राज्य का विधान कहते थे, वो आज का संविधान है। इसलिए कौटिल्य ने अपने शिष्यों से कहा था कि राजा की इच्छा या ब्राह्मणों के शास्त्र से सरकार नहीं चलेगी, क्योंकि संविधान ही सबसे सर्वोपरि है। जहां शास्त्र और राज्य के धर्म में विरोध हो, वहां राज्य का विधान चलेगा। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर MP सिंह आचार्य कौटिल्य द्वारा दिए गए राज्य धर्म के सिद्धांत को उनकी एक बड़ी देन मानते हैं, जिसने आज के संविधान का मार्ग प्रशस्त किया। वो कहते हैं कि कौटिल्य ऐसे पहले प्राचीन चिंतक थे जिन्होंने कहा कि परंपरा के कानून के अतिरिक्त राज्य अपनी न्याय व्यवस्था बना सकता है, अपना कानून भी बना सकता है, और अगर शास्त्र सम्मत न्याय में और राज्य के धर्म न्याय में विरोधाभास हो तो राज्य का धर्म ही प्रभावी होगा। आज से 2300 साल पहले संविधान जैसे दस्तावेज की कल्पना भी काफी बड़ी बात है। दुनिया के किसी भी कोने में उस वक्त ऐसी किसी बात पर बहस नहीं चल रही थी। जिस राज्य की कल्पना चाणक्य कर रहे थे, वो उस वक्त भारत में भी मौजूद नहीं था। लेकिन तब भी तक्षशिला विद्यालय में आचार्य चाणक्य के मस्तिष्क में राज्य विधान का खाका खिंचा हुआ था। चाणक्य के काल का तक्षशिला विद्यालय अब अवशेषों के रूप में पाकिस्तान के रावलपिंडी में है। 2000 साल पहले यही तक्षशिला अध्ययन अध्यापन का अंतरराष्ट्रीय केंद्र हुआ करता था। कौटिल्य ने तक्षशिला में रहकर कई शास्त्रों का अध्ययन किया था और वहीं आचार्य भी बने। उनकी गिनती तक्षशिला विद्यालय के सबसे प्रभावशाली गुरुओं में होती है। चाणक्य के जीवन का एक बड़ा हिस्सा तक्षशिला में गुजरा था, लेकिन इस पर एक राय नहीं है कि उनका जन्म कहां हुआ था। प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के मुताबिक चाणक्य का जन्म गोल्ल नाम के जनपद में हुआ था। संस्कृत के विद्वान और पूर्व राजदूत ND हक्सर के मुताबिक परिवार से इन्हें विष्णुगुप्त नाम मिला था। इनके पिता का नाम चणक और मां का नाम चणेश्वरी था, इसलिए ये चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके घर जैन मुनियों और सन्यासियों का आना जाना था। चाणक्य से जुड़े ग्रंथों में उनके बचपन की कई घटनाओं का जिक्र है, जिनमें खास है उनसे जुड़ी जैन सन्यासियों की एक विशेष भविष्यवाणी। कहा जाता है कि चाणक्य के जन्म के बाद कुछ जैन सन्यासी उनके घर पर पहुंचे। उनमें से एक ने जब चाणक्य को गोद में लिया तो वो हैरान हो गए। उन्होंने देखा कि जन्म से ही बालक चाणक्य के मुंह में एक दांत था। यह देखकर एक जैन सन्यासी ने दूसरे से कहा, इस बालक के मुंह में तो जन्म से ही दांत मौजूद है, यह कैसे हो सकता है? यह सुनकर दूसरे जैन मुनि ने भी चाणक्य को अपनी गोद में लेकर उन्हें गौर से देखा। इससे तो यही प्रतीत होता है कि बालक राजा बनेगा। बालक राजा बनेगा, यह सुनकर माता पिता को हर्ष होना चाहिए था, लेकिन हुआ उल्टा। जैन ग्रंथ के मुताबिक इस भविष्यवाणी से चाणक्य के माता पिता चिंतित हो गए। वो अपने बेटे को राजा नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा जैन मुनि बने। इसलिए चाणक्य के पिता चणक ने जैन मुनियों से कहा, प्रभु, हमारी तो ये इच्छा थी कि ये बड़ा होकर जैन मुनि बने, आचार्य बने। माता पिता की हार्दिक इच्छा जानने के बाद वहां मौजूद एक जैन मुनि ने बालक को राजा बनने से बचाने का एक विचित्र उपाय बताया। उन्होंने कहा, अगर आप चाहें तो मैं आपको एक उपाय बताता हूं। अगर इस बालक का ये दांत निकाल दिया जाए तो संभव है कि फिर ये राजा नहीं बल्कि राजा का निर्माता बने। वैसे इन जैन ग्रंथों की प्रामाणिकता 100% हो ऐसा नहीं माना जा सकता, लेकिन चाणक्य के जीवन का कुछ वर्णन यहां मिल जाता है। साथ ही उस समय के देश और समाज की एक तस्वीर भी। तक्षशिला विद्यालय चाणक्य के काल में मौजूद था, इसके ऐतिहासिक प्रमाण हैं। चाणक्य की शिक्षा दीक्षा तक्षशिला विद्यालय में हुई और वहीं
वो आचार्य भी बने। किंतु सामान्य शिक्षा से अलग उनकी रुचि राजकाज और दंड नीति में थी। अक्सर वो अपने शिष्यों के साथ अपने इस ज्ञान को साझा करते हुए कहते, वैराज्य वैराज्य, यानी बिना राजा का राज्य। जब कोई राजा ऐसा होता है तो ऐसे में विदेशी शासक बलपूर्वक दूसरे देश को छीन लेता है। वो उसे अपना नहीं समझता, उसका शोषण करता है, उस पर अत्याचार करता है, उसका विक्रय कर देता है। कोई शिष्य अगर पूछता कि क्या ऐसा हर विदेशी शासक के बारे में कहा जा सकता है, तो कौटिल्य कहते, निसंदेह विदेशी शासकों का यह स्वाभाविक दोष है। जाहिर तौर पर शिष्यों की रुचि यह जानने में होती कि अगर ऐसा हो तो फिर उसे रोका कैसे जा सकता है। कौटिल्य बताते, उसे रोका ही नहीं जा सकता बल्कि उसे पराजित भी किया जा सकता है। जिन दिनों चाणक्य तक्षशिला में विदेशी शासन से होने वाली समस्याओं के बारे में अपने छात्रों को पढ़ा रहे थे, उन्हीं दिनों एक के बाद एक देशों पर कब्जा करता हुआ मकदूनिया का सम्राट सिकंदर तृतीय भारत की तरफ बढ़ रहा था। उसके कब्जे में पूरा ग्रीस, यूरोप के कई देश, मिस्र, फारस आ चुके थे। उसे संसार अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान कहने लगा था। फारस पर कब्जा करने के बाद उसकी नजर भारत पर थी। देश पर सिकंदर के आक्रमण का खतरा मंडरा रहा था, तो विदेशी आक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध इसी प्रकार की चर्चा के दौरान एक दिन एक शिष्य ने आचार्य चाणक्य से पूछा, आचार्य, आप कहते हैं कि विदेशी शासक जो स्वाभाविक तौर पर हमारे राज्य और उसकी जनता के लिए हानिकारक होता है, उसे केवल रोका ही नहीं जा सकता बल्कि हम उसे पराजित भी कर सकते हैं, किंतु जनता के लिए उसे रोक पाना कैसे संभव है? शिष्य के इस प्रश्न का कौटिल्य ने बड़ा सटीक उत्तर दिया। उन्होंने कहा, अगर देश के निवासी उस विदेशी राजा का विरोध कर दें तो उसे भागना ही होगा। ये कहते कहते आचार्य चाणक्य कुछ सोचने की मुद्रा में चले गए और सोचते सोचते कहने लगे, सिकंदर को हमें पराजित करना ही होगा, हमारा सबका उत्तरदायित्व है। अगले ही पल चाणक्य भारत के सामने खड़े सिकंदर नाम के उस खतरे की चिंता में डूब गए। उनकी चिंता की सबसे बड़ी वजह थी सिकंदर के सामने एक के बाद एक कई राजाओं का बिना लड़े घुटने टेक देना। इसी कड़ी में हमलावर सिकंदर के सामने भारत का पहला राज्य था गांधार, जिसमें आज के अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के इलाके आते थे। उस वक्त गांधार का राजा आम्भी था। उसने सिकंदर की सेना को रोकने की कोशिश नहीं की और बगैर विरोध के सिकंदर की अधीनता स्वीकार कर ली। गांधार के बाद बारी पंजाब की थी, जहां का राजा पुरु या पोरस था। पोरस की बहादुरी के बावजूद बहुत जल्दी पंजाब पर भी सिकंदर का कब्जा हो गया। सिकंदर महान के सामने इस तरह एक के बाद एक राज्यों को झुकते देख चाणक्य बहुत आहत हुए। आखिर वो राजनीतिक रूप से काफी सजग थे। उनका मानना था कि जब तक देश छोटे छोटे टुकड़ों में बंटा रहेगा, देश की प्रजा को लूटा जाता रहेगा। इसलिए वो एक ऐसे राजा की तलाश करने लगे जो चक्रवर्ती हो, जिसकी राज्य की सीमा में पूरा भारत शामिल हो। लेकिन सबसे ऊपर चाणक्य को इस बात की चिंता थी कि भारत में घुसते चले आ रहे सिकंदर को कैसे रोका जाए। ऐसे में उनकी नजर गई मगध की ओर। छोटे छोटे राज्यों, महाजनपदों में बटे तत्कालीन भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य मगध था। वैसे तो मगध आज का पटना और गया का इलाका है, लेकिन सिकंदर के आक्रमण के समय मगध की सीमा गंगा से यमुना यानी आज के पटना से मथुरा तक फैली थी। मगध के पास बड़ी सेना थी, इसलिए चाणक्य को समझ आया कि सिकंदर महान को भारत में कोई चुनौती दे सकता है तो वो मगध ही है। उस समय मगध के सिंहासन पर बैठा था नंद वंश का शासक धननंद। आचार्य चाणक्य ने मगध जाकर राजा धननंद से गुहार लगाने की सोची और वो मगध की ओर चल पड़े। उनके साथ उनके कुछ शिष्य और एक और आचार्य धर्मरक्षित भी थे। आगे आगे आचार्य चाणक्य
उनके साथ आचार्य धर्मरक्षित और पीछे पीछे उनके शिष्य। बड़ी उम्मीदों के साथ इन लोगों ने मगध में प्रवेश किया, लेकिन वहां की स्थिति अपेक्षा से बिल्कुल उलट थी। मगध की सीमा में दिखे पहले ही दृश्य ने आचार्य चाणक्य को मगध की पूरी प्रशासनिक स्थिति से परिचित करा दिया। उन्होंने देखा कि 2-3 सैनिक एक व्यापारी से छीना झपटी कर रहे हैं, उसे बुरी तरह मार रहे हैं। व्यापारी जोर जोर से चिल्लाता हुआ कहता है, ये अन्याय है, मैं 1 महीने पहले ही कर दे चुका हूं। अब फिर से ये कौन सा कर है? ये उचित नहीं है, ये अनुचित है। व्यापारी के मुंह से विरोध के ये स्वर सुनते ही सैनिक और आग बबूला हो गया। उसने तपाक से व्यापारी को एक थप्पड़ मारा और उसे दुत्कारता हुआ बोला, यह अतिरिक्त कर लिया जा रहा है, क्या तुम्हें राजा का आदेश नहीं पता? आचार्य कौटिल्य यानी चाणक्य इस पूरे घटनाक्रम को कुछ दूर से देख रहे थे। यह देखते हुए उनके मुंह से एक बात निकली, यहां तो निरंकुशता का साम्राज्य है। अगर राज्य के अधिकारी ऐसे हैं तो राजा कैसा होगा? चाणक्य की चिंता सही थी, उनका अनुमान भी सही साबित होता जा रहा था। आगे बढ़ते हुए उन्होंने कई जगह आभास किया कि मगध में राजा के अधिकारियों का आचरण भ्रष्ट और अत्याचारपूर्ण था। चाणक्य और उनके साथी मगध के इस हाल को देखते सुनते ही किसी तरह धननंद के दरबार में पहुंचे। धननंद के दरबार में उस दिन दान पर्व का आयोजन हो रहा था। इस दिन राजा ब्राह्मणों को दान देने वाला था। आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य और उनके साथियों ने देखा कि राजा धननंद राज सिंहासन पर बैठा है, उसकी बगल में स्वर्ण मुद्राओं की थैलियां पड़ी हैं। वो बार बार उन पर हाथ फिराता है और उसके चेहरे पर अहंकार जनित मुस्कान फैल जाती है। राज सिंहासन के बगल में ही मंत्री और अधिकारी गण बैठे हैं और राजा के सिंहासन के ठीक सामने ब्राह्मण गण अपने अपने आसन पर बैठे हैं। आचार्य विष्णुगुप्त और उनके साथी भी अपना अपना स्थान ले लेते हैं। कुछ ही पलों में दान पर्व आरंभ होता है। सबसे पहले राजा दरबार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि धनपति कुबेर की भांति मेरा कोषागार भी स्वर्ण मुद्राओं से भरा है, लेकिन धननंद दान देना भी जानता है। ब्राह्मणगण धर्म के प्रवर्तक हैं, तो इस दान पर्व में उन्हें दान मिलेगा। इसके बाद राजा ने अपने अमात्य यानी मंत्री राक्षस को आदेश देते हुए कहा, राक्षस, आप श्रेणियों के अनुसार आचार्यों और अन्य ब्राह्मणों के नाम पुकारें और उन्हें मेरे पास बुलाएं। राजा का आदेश पाकर मगध के महामंत्री राक्षस ताड़पत्र पर लिखी एक सूची देखने लगते हैं और एक एक कर ब्राह्मणों के नाम पुकारते हैं। सबसे पहले वो आचार्य धर्मरक्षित को बुलाते हैं। धर्मरक्षित ने आसन से उठकर राज सिंहासन के आगे नमन किया। धननंद ने उन्हें स्वर्ण मुद्राओं से भरी थैली दी। धर्मरक्षित धननंद को आशीर्वाद देकर अपने आसन पर बैठ गए। दान पाने वालों की इस कड़ी में अगला नाम पुकारा जाता है आचार्य विष्णुगुप्त का। आचार्य विष्णुगुप्त यानी चाणक्य अपने आसन से उठकर आए और राज सिंहासन को नमन किया। राजा धननंद ने उनकी तरफ स्वर्ण मुद्राओं की थैली बढ़ाई, लेकिन विष्णुगुप्त ने उसे लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया। मुझे स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है। दान पर्व में आए एक ब्राह्मण से किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, खुद धननंद को भी नहीं थी। उसने आश्चर्य और गुस्से में आचार्य से पूछा, स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता नहीं है? मैं मगध के राजा के इस तिरस्कार का कारण जानना चाहूंगा। राजा धननंद के इस प्रश्न पर आचार्य ने विनम्रतापूर्वक कहा, कारण जानने का आग्रह न करें महाराज, सत्य कभी कभी अप्रिय और कठोर होता है। इतना सुनते ही धननंद जैसे भड़क गया और सिंहासन से उठकर चिल्लाते हुए बोला, आचार्य विष्णुगुप्त, कटु और कठोर सत्य के विष को धारण करने की क्षमता धननंद में है। मैं तुम्हें अभयदान देता हूं, बोलो। राजा की इस अहंकार मिश्रित वाणी को सुनकर आचार्य विष्णुगुप्त कहते हैं, महाराज, प्रजा को उत्पीड़ित करके उनसे छीना हुआ धन दूषित और कलुष युक्त है। इस धन का एक छोटा सा अंश ब्राह्मणों को दान करके
महाराज को कलुष से मुक्ति नहीं मिल सकेगी। ये सुनते ही राज दरबार में हलचल मच गई और धननंद बेहद क्रोधित हो गया। महामंत्री, धननंद का अपमान करने वाले इस नीच को बंदी बना लिया जाए। इस पर मंत्री राक्षस बात संभालने के लिए कहते हैं, लेकिन महाराज, आपने तो इन्हें अभयदान दिया है और फिर ये ब्राह्मण है, आचार्य हैं। अपने अभयदान की याद आते ही राजा धननंद जरा संभला, लेकिन उसका क्रोध अब भी बेकाबू दिखता है। वो चिल्लाते हुए बोला, ये नीच ब्राह्मण नहीं है, तुमने इसे निमंत्रित ही क्यों किया? इसे सभा कक्ष से धक्के देकर बाहर निकालो। अपने लिए अपमानजनक बातें सुनकर आचार्य विष्णुगुप्त का पारा भी चढ़ जाता है। वो राजा के क्रोध की परवाह किए बिना कहते हैं, धननंद, ये तुम्हारा अहंकार है। तुम जैसे शासक ही राष्ट्र के विनाशक हैं। ये सुनकर धननंद के मानो तन बदन में आग लग जाती है। वो और भी क्रोधित हो जाता है और चीखता है, सेनापति, इस नीच को बंदी बना लो। राजा का आदेश सुनकर दरबार में मौजूद सैनिक आचार्य की ओर लपकते हैं, लेकिन विष्णुगुप्त सैनिकों की ओर गुस्से से देखता है। वो उन्हें खुद को छूने से रोकते हैं और राजा की ओर देखते हुए कहते हैं, धननंद, तुम अपने कर्तव्य से भटक चुके हो। तुम भूल गए हो कि प्रजा के हित में ही राजा का हित है। आज मगध तुम्हारे अहंकार और अन्याय से त्रस्त है, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज मैं भी ये प्रण लेता हूं कि जब तक मैं तुम्हारी सत्ता का समूल विनाश न कर दूं, मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। विष्णुगुप्त अपनी शिखा खोल देते हैं। सभी अवाक होकर विष्णुगुप्त को देखते रह जाते हैं और विष्णुगुप्त तेजी से दरबार से निकल जाते हैं। वैसे चाणक्य को लेकर यह सबसे प्रचलित कहानी है। दूसरी कहानियों के मुताबिक धननंद ने चाणक्य की कुरूपता से क्रोधित होकर दरबार से निकाला था। कहीं कहीं यह कहा जाता है कि चाणक्य सिकंदर महान की सेना को रोकने का आग्रह करने धननंद के दरबार में नहीं गए थे, बल्कि अपनी गरीबी से परेशान होकर दान की उम्मीद से मगध पहुंचे थे। कारण जो भी हो, दरबार में अपमानित होने की कहानी चर्चित है और माना जाता है कि यहीं से चाणक्य ने नंद वंश के अंत के लिए काम करना शुरू कर दिया। चाणक्य को अब एक ऐसी व्यवस्था की खोज थी जिसमें धननंद जैसे शासक न हो, भारत में छोटे छोटे राजा न हो। उन्हें एक ऐसे राजा की खोज थी जो पूरे भारतवर्ष पर शासन कर सके। वैसे चाणक्य पहले से ही राज्य, राजा, प्रजा और शासन के संबंधों का अध्ययन कर रहे थे, पर अब उनकी सोच का दायरा थोड़ा और बड़ा हो गया था। देश को कैसे चलाना चाहिए, इसके लिए चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना शुरू की, जिसके बारे में उन्होंने अपने शिष्यों को कुछ इस प्रकार से समझाया। मनुष्य की जीविका को अर्थ कहते हैं और मनुष्य से युक्त भूमि का नाम भी अर्थ है। इस भूमि को प्राप्त करने का और रक्षा करने के उपाय का निरूपण करने वाला शास्त्र अर्थशास्त्र कहलाता है। इसी अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने देश को बनाने और चलाने के लिए दुनिया में सबसे पहले सप्तांग मॉडल रखा था और उसकी व्याख्या करते हुए अपने शिष्यों से कहा, इस सप्तांग के बारे में राष्ट्र की मेरी जो अवधारणा है उसके 7 अंग होने चाहिए। राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड। राजा राज्य का स्वामी है, अमात्य यानी मंत्री, जनपद का अर्थ राज्य की जनता यानी प्रजा है, दुर्ग का मतलब किला, कोश राज्य की अर्थव्यवस्था और दंड राज्य की सेना होती है, और 7वां होता है मित्र देश, अर्थात मदद करने वाले दूसरे राज्य। इन 7 अंगों से बनता है एक राज्य। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत कहता है कि राज्य के लिए उसका स्वामी यानी राजा का होना जरूरी है। जैसे कि आज लोकतांत्रिक देश भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं। कौटिल्य के सप्तांग में अमात्य यानी मंत्री को राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग बताया गया है, जैसे कि अब अलग अलग विभागों के मंत्री हैं। सप्तांग सिद्धांत के मुताबिक
जनपद या प्रजा के बगैर राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती। आज प्रजा की जगह भारत के नागरिक हैं। कौटिल्य ने कोश यानी राज्य की अर्थव्यवस्था को राज्य का जरूरी अंग बताया था, जो आज भी है। कौटिल्य ने कहा था कि राज्य की रक्षा के लिए दंड यानी सेना आवश्यक है। इसकी तुलना आज हम पुलिस और सेना से कर सकते हैं। कौटिल्य ने मित्र यानी मददगार देशों को भी राज्य का अंग बताया था। आज हमारे देश को भी ऐसे मित्र चाहिए। दुर्ग से कौटिल्य का अर्थ एक सुरक्षित किला था, जहां राजा और मंत्री सुरक्षित रह सके। इसकी तुलना आज महत्वपूर्ण लोगों की सुरक्षा से हो सकती है। चाणक्य के सप्तांग मॉडल को जानकार आज भी किसी राज्य की कल्पना के लिए जरूरी मानते हैं। चाणक्य पर एक लोकप्रिय किताब कॉर्पोरेट चाणक्य के लेखक राधा कृष्ण पिल्लई कहते हैं कि चाणक्य ने आज से 2300 बरस पहले बता दिया था कि एक आदर्श राज्य और उसके नेतृत्व की जरूरी शर्तें क्या है। चाणक्य ने अपने सप्तांग मॉडल में स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, दंड और मित्र, इन बातों को शामिल किया। उन्होंने न सिर्फ ये बताया कि एक राजा और उसके नेतृत्व के लिए इन सभी चीजों का समावेश और इन पर नियंत्रण करना जरूरी है, बल्कि उन्होंने अमात्य उत्पत्ति के सिद्धांत के जरिए यह भी बताया कि किसी भी मुश्किल की स्थिति में किसी शासनकर्ता की योग्यताएं क्या-क्या होती हैं। हमें कैसे अपने नेतृत्व का चुनाव करना चाहिए, कैसे उसकी योग्यताओं की परख करनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण कि किसी राज्य को अपनी मुश्किल की स्थिति में किससे मार्गदर्शन लेना चाहिए। ये कौटिल्य की ही कल्पना थी, जो आज हमारे देश में संविधान के रूप में है। संविधान ही वो नियमावली है, वो नियम पुस्तिका है जो हर स्थिति में हमारा मार्गदर्शन करती है। केवल सैद्धांतिक रूप में ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रूप से भी कौटिल्य ने देश की आज की शासन प्रणाली का खाका खींचा था। अब देखिए, भारत में आज संसद है, मंत्री परिषद है, अलग अलग मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय के मंत्री हैं, सचिव हैं, अफसरों की एक पूरी फौज है जो देश चलाने का काम कर रहे हैं। अक्सर ये कहा जाता है कि भारत में आज जो शासन व्यवस्था है उसे अंग्रेजों ने दिया, उससे पहले मुगलों ने भी एक व्यवस्था बनाई थी। इनसे पहले भारतीयों की अपनी शासन व्यवस्था थी ही नहीं। जबकि सच ये है कि अर्थशास्त्र में चाणक्य ने अंग्रेजों से, मुगलों से सैकड़ों साल पहले राजा और मंत्री परिषद से लेकर नीचे सड़क पर चुंगी वसूलने तक के लिए अधिकारी रखने की बात कही थी। दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के पूर्व प्रोफेसर MP सिंह इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं कि कौटिल्य ने अपने समय में ही शासन चलाने के लिए राजा से लेकर गांव के मुखिया तक की व्यवस्था तैयार कर दी थी। उनके मुताबिक चाणक्य की कल्पना ये थी कि हम एक केंद्रीयकृत अफसरशाही से चलने वाली एक राजशाही का निर्माण करें, जो केंद्रीयकृत लेकिन अखंडित हो, यानी छोटे छोटे राज्यों में न बटी हो, और जिसमें राज्य के छोटे छोटे पदाधिकारी भी राज्य से वेतन पाकर राज्य की सेवा करते हैं। प्रोफेसर MP सिंह का मानना है कि यही वजह है कि कौटिल्य के समकालीन दौर में प्रशासन तंत्र काफी विकसित हो चुका था। उससे पहले के समय के ग्रंथों जैसे ऋग्वेद में अगर देखें तो सभा, समिति, विधाता और एक दो पदाधिकारियों के नाम तो होते थे, लेकिन उनकी सूची बहुत छोटी होती थी। लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकारियों के बारे में भी बहुत विस्तृत सूचना मिलती है। ये एक बहुत अद्भुत बात है कि कौटिल्य ने एक ऐसी विस्तृत व्यवस्था सोची। जैसे संस्थाध्यक्ष एक अधिकारी होता था जिसका काम होता था लोगों को व्यापारियों के जाल फरेब से बचाया जाए। आजकल के ट्रैफिक कंट्रोल की तरह सड़क यातायात और नदियों में नावों की आवाजाही को नियंत्रित करने और कर वसूलने के लिए नावाध्यक्ष होते थे। इन्हीं के साथ कौटिल्य की चिंता का एक विषय और था, भ्रष्टाचार। इसके विषय में चिंता करते हुए कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा, मछलियां पानी में रहती हैं और पानी में रहकर मछलियां कब पानी पीती हैं ये पता करना और बता पाना तो असंभव है। ठीक उसी तरह राज्य के अधिकारी
कब राज्य के, प्रजा के धन का हरण करने लगते हैं, इसका पता ही नहीं चलता। आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की गतिविधि का तो पता लगाया जा सकता है, परंतु धन की चोरी करने वाले कर्मचारियों की गतिविधियों से पार पाना कठिन है। इस व्याख्या पर उनके किसी शिष्य ने यह पूछा कि फिर ऐसे में भ्रष्टाचार से मुक्ति का रास्ता क्या है? तो कौटिल्य ने जवाब दिया, अधिकारियों को एक ही विभाग में न रहने दिया जाए ताकि उनके निहित स्वार्थों की पूर्ति को रोका जा सके। प्रोफेसर MP सिंह राज्य को भ्रष्टाचार से होने वाले नुकसान का अनुमान लगाने और उसे रोकने के लिए उठाए जाने वाले कदमों के लिए कौटिल्य को बेहद दूरदर्शी मानते हैं। उनका कहना है कि आज से तकरीबन 2300 वर्ष पूर्व ही कौटिल्य ने यह बता दिया था कि भ्रष्टाचार से किसी राज्य को कितना गंभीर नुकसान होता है। इसीलिए उन्होंने उसे रोकने के कड़े उपाय बताए थे। आज जिसे हम अकाउंट्स ऑडिटिंग कहते हैं, वो कौटिल्य की ही देन है। अर्थशास्त्र में कहा गया है कि आषाढ़ की पूर्णिमा के दिन जितने महामात्र यानी अकाउंटेंट्स हैं, एक जगह उनकी बैठक होगी और उस बैठक के दरवाजे बंद हो जाएंगे और सब मिलकर वहां अकाउंट्स का काम देखेंगे। मगर ये देखरेख का काम सबकी सहमति से ही किया जाएगा। हमें मानना होगा कि आज भी लेखा परीक्षा यानी ऑडिटिंग का काम ऐसे ही किया जाता है। कौटिल्य ने 2300 साल पहले भारत में जिस शासन व्यवस्था की नींव रखी, उसकी झलक आज भी दिखाई देती है। तब भी आज की तरह व्यवसाय, कर और दूसरे सभी स्रोतों से होने वाली आय को राजकोष में जमा कराया जाता था और राजकोष का सालाना लेखा जोखा यानी ऑडिटिंग भी हुआ करती थी। ऐसा कहा जाता है कि अर्थशास्त्र में कौटिल्य आदर्श शासन की अपनी इन कल्पनाओं को जगह दे पाए क्योंकि उनके सामने मगध में फैले भ्रष्टाचार का उदाहरण मौजूद था। कौटिल्य ने हेराफेरी, गबन, चोरी जैसे भ्रष्टाचार के कई रूपों की चर्चा की है। आज किसी को भी जानकर हैरानी हो सकती है, लेकिन कौटिल्य की दूरदर्शिता ने हजारों वर्ष पहले ही उन 40 तरीकों का उल्लेख कर दिया था जिनके इस्तेमाल से अधिकारी किसी तरह का गबन करते हैं। अर्थशास्त्र ने यह साबित कर दिया था कि तत्कालीन व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव के वाहक बनने के लिए कौटिल्य में पूरी क्षमता थी। इसीलिए इतिहासकार प्रोफेसर माखनलाल कौटिल्य की अर्थशास्त्र को शासन चलाने की पूर्ण विद्या मानते हैं। उनके मुताबिक अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स की किताब नहीं है, वो शासन चलाने की कला की किताब है, जिसमें शासन व्यवस्था से जुड़े हर पहलू का जिक्र है। इसमें राजनीति भी है तो इसमें अर्थव्यवस्था की भी बात है। इसमें आंतरिक शासन व्यवस्था भी है तो विदेशों से संबंधों का जिक्र भी है और सेना और दंड प्रणाली भी शामिल है। कुल मिलाकर कौटिल्य के पास देश चलाने के लिए अर्थशास्त्र नाम का ब्लूप्रिंट था। कौटिल्य जो प्रशासनिक ढांचा खड़ा करना चाहते थे, उसकी पूरी कमान राजा के हाथ में थी, लेकिन कौटिल्य के पास न राजा था न राज्य था जहां इसका व्यवहारिक इस्तेमाल हो पाता। धननंद के दरबार से अपमानित होने के बाद कौटिल्य ने नंद वंश की सत्ता के विनाश का प्रण लिया था, लेकिन यह प्रण पूरा कैसे होगा? सिकंदर महान जैसे विदेशी शासकों को कैसे रोका जाएगा? इन प्रश्नों के उत्तर के लिए कौटिल्य को तलाश थी एक ऐसे नेतृत्व की जो मगध को नंद वंश के अत्याचार से मुक्त करा सके। कौटिल्य को एक ऐसे व्यक्ति की तलाश भी थी जो चक्रवर्ती सम्राट बन सके। उनकी तलाश कब, कैसे और कहां पूरी होगी, इसका अंदाजा उन्हें नहीं था। इसमें समय तो लगा, लेकिन उनको इस तलाश के लिए मगध से बाहर नहीं जाना पड़ा। उनकी तलाश मगध में ही पूरी हो गई। बात तब की है जब आचार्य कौटिल्य अपने साथी आचार्य धर्मरक्षित और कुछ शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि मगध राज्य के कुछ सैनिक एक विधवा औरत को हाथ से पकड़कर घसीटते हुए ले जा रहे हैं। पीड़ा और अपमान से वो निरीह महिला चिल्लाते हुए कह रही है, दुष्टों, तुम लोगों का नाश होगा, एक असहाय विधवा को लूट रहे हो। उस महिला को रोते देखकर कौटिल्य की आंखों में गुस्सा नजर आया। वो सैनिक की तरफ आगे बढ़े कि तभी
अचानक एक योद्धा 2-3 साथियों के साथ आया और उसने सैनिकों पर हमला कर उन्हें मार गिराया। कौटिल्य ने अपने साथी आचार्य धर्मरक्षित से पूछा, ये योद्धा कौन है? आचार्य धर्मरक्षित ने उन्हें जवाब दिया, आचार्य, ये चंद्रगुप्त है। कौटिल्य ने कुछ सोचते हुए मन ही मन कहा, चंद्रगुप्त, राज्य सत्ता को चुनौती देने वाला ये सचमुच बड़ा वीर योद्धा है। प्रोफेसर माखनलाल कहते हैं कि इसी घटना से ही कौटिल्य के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बात मेकिंग ऑफ चंद्रगुप्त की शुरुआत होती है। लेकिन कौटिल्य के बारे में इतना कुछ जानने वाले भी चंद्रगुप्त के बारे में इससे अधिक नहीं जानते। कहा जाता है कि चंद्रगुप्त के बारे में 3 बातें प्रचलित हैं। पहली ये कि वो नंद वंश से जुड़ा हुआ था, लेकिन इस बात के कोई विश्वसनीय प्रमाण नहीं मिलते। साहित्य में हमें एक वंश का जिक्र मिलता है जिसे मौर्य वंश कहा जाता है, तो कुछ लोग चंद्रगुप्त को मौर्य वंश का बताते हैं। परंतु मुद्रा राक्षस और कुछ और किताबों में चंद्रगुप्त के लिए कुलहीन शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यहां कुलहीन का अर्थ है जो समाज के निचले वर्ग से आए। परंतु चंद्रगुप्त के बारे में इन तीनों में से क्या सही है, इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती। यानी इस बारे में कुछ भी पूरी तरह से कह पाना मुश्किल है। इतिहासकारों की माने तो चंद्रगुप्त कौन था, उसका संबंध किस परिवार से था, आदि सवालों का एक जवाब मिलना फिलहाल मुश्किल है। कौटिल्य 2300 साल पहले हुए, लेकिन उनकी कहानियां 7वीं से 12वीं सदी के बीच लिखे गए बौद्ध, संस्कृत और जैन ग्रंथों में मिलती है। महाकवि दंडी ने दशकुमार चरित में लिखा है कि आचार्य विष्णुगुप्त ने मौर्यों के लिए 6000 श्लोकों में संक्षिप्त करके एक ग्रंथ की रचना की है। कौटिल्य और चंद्रगुप्त का सबसे ज्यादा उल्लेख विशाख दत्त के नाटक मुद्रा राक्षस में है। नाटक मुद्रा राक्षस में कौटिल्य और चंद्रगुप्त की मुलाकात पाटलिपुत्र के आसपास दिखाई गई है। नाटक में इस मुलाकात का जो वर्णन है, उसके अनुसार आचार्य कौटिल्य अपने 2-3 शिष्यों के साथ जंगल से होकर जा रहे थे। उसी वक्त उन्हें एक सुनसान जगह पर चंद्रगुप्त धनुष बाण से अभ्यास करता हुआ दिखाई दिया। वो युवक पेड़ पर बंधी एक मछली जैसी आकृति पर निशाना साध रहा था और उसका चलाया हुआ तीर सीधे निशाने पर जाकर लग रहा था। ये देखकर कौटिल्य हैरान रह जाते हैं और वो अपने शिष्यों से कहते हैं, 100 हाथ की दूरी से लिया गया इतना अचूक निशाना मैंने आज तक नहीं देखा था। बड़ा तेजस्वी युवक है ये। मुझे लगता है कहीं ये युवक वही तो नहीं जिसे हमने नगर में मगध के सैनिकों से लड़ते देखा था। कौटिल्य की बात सुनकर धर्मरक्षित कहते हैं, जी आचार्य, आपने सही पहचाना। ये वही चंद्रगुप्त है जिसे हमने पाटलिपुत्र में सैनिकों पर आक्रमण करते देखा था। तभी कौटिल्य का इशारा पाकर धर्मरक्षित जोर से आवाज लगाकर चंद्रगुप्त को बुलाते हैं। कुमार चंद्रगुप्त, कुमार चंद्रगुप्त, यहां आइए। धर्मरक्षित की आवाज सुनकर चंद्रगुप्त उनके पास आता है। चंद्रगुप्त आचार्य धर्मरक्षित को देखकर मुस्कुराता है और उनके सामने हाथ जोड़कर कहता है, प्रणाम आचार्य। आचार्य धर्मरक्षित उसे आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, तुम्हारा कल्याण हो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे साथियों को पाटलिपुत्र में सैनिकों पर आक्रमण करते देखा था। इस पर चंद्रगुप्त कहता है, क्षमा हो आचार्य, किंतु मगध का शासन प्रजा की सहायता करने के बजाय उन्हें ही लूट रहा था। करों की वसूली के नाम पर सैनिक जनता पर अत्याचार कर रहे थे। वो तो एक विधवा स्त्री पर भी दया नहीं कर रहे थे। पर मेरे लिए यह दुष्टता असहनीय है। धर्मरक्षित और चंद्रगुप्त के बीच चल रही बातचीत को आचार्य कौटिल्य बड़े ध्यान से सुन रहे थे। वो अचानक अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहते हैं, किंतु वीरता का प्रदर्शन समझबूझकर करना चाहिए कुमार। अचानक कानों में पड़ी इस आवाज को सुनकर चंद्रगुप्त हैरान होकर कौटिल्य की तरफ देखता है। अब आचार्य धर्मरक्षित चंद्रगुप्त का परिचय आचार्य कौटिल्य से करवाते हैं। चंद्रगुप्त, इन्हें नमन करो, ये आचार्य विष्णुगुप्त हैं। विष्णुगुप्त का नाम सुनते ही चंद्रगुप्त के चेहरे पर आश्चर्य और खुशी की मिली जुली चमक आ जाती है। वो आचार्य से कहता है, आचार्य विष्णुगुप्त, अहो भाग्य, मैं चंद्रगुप्त आचार्य विष्णुगुप्त को नमन करता हूं।
आचार्य विष्णुगुप्त उसे आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। आचार्य से आशीर्वाद पाकर चंद्रगुप्त कहता है, आचार्य, मैंने आपके बारे में बहुत सुना था। आज आपके दर्शन से मैं धन्य हूं आचार्य। आमने सामने की इस पहली मुलाकात में ही आचार्य कौटिल्य चंद्रगुप्त से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे अपना शिष्य बना लिया। असल में कौटिल्य ने चंद्रगुप्त में मगध का सम्राट बनने की संभावना देख ली थी। कहा जाता है कि जब कौटिल्य अपनी निगरानी में चंद्रगुप्त को विविध शास्त्रों का ज्ञान दे रहे थे, उसे विभिन्न युद्ध कलाओं में प्रशिक्षित करा रहे थे, इस बीच यूनानी शासक सिकंदर की सेना पंजाब तक पहुंच गई थी, जहां राजा पुरु यानी पोरस ने उसका बहादुरी से सामना किया। लेकिन इसके बाद से ही सिकंदर की सेना थकने और बिखरने लगी। तब सबको हैरान करते हुए सिकंदर ने वापस लौटने का फैसला किया। यह खबर आचार्य कौटिल्य तक भी पहुंच गई थी। अब एक रात जब आचार्य कौटिल्य युद्ध शिविर में थे और चंद्रगुप्त को मगध से युद्ध की रणनीति समझा रहे थे, इसी बीच उन्होंने चंद्रगुप्त से कहा, चंद्रगुप्त, यह बहुत अनुकूल समय है। चंद्रगुप्त एकदम प्रश्नवाचक चेहरे के साथ कौटिल्य की तरफ देखता है, लेकिन वो कोई प्रश्न पूछे इससे पहले ही आचार्य कौटिल्य कहते हैं, सिकंदर की सेना थक चुकी है। सिकंदर अपनी सेना के साथ वापस लौटने वाला है। उसके अधीन उत्तर पश्चिम सीमांत के राज्यों में विद्रोह शुरू हो चुका है। मैं चाहता हूं कि तुम उनका नेतृत्व करो और उन्हें यवन शासन से मुक्त करवाओ। कौटिल्य की बातें सुनकर चंद्रगुप्त कुछ सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर एकाएक कहता है, परंतु आचार्य, हमारा लक्ष्य तो मगध है। चंद्रगुप्त का यह प्रश्न सुनकर कौटिल्य मुस्कुराते हुए कहते हैं, अवश्य, हम निश्चित ही मगध पर आक्रमण करेंगे, लेकिन इससे पहले जो राज्य सिकंदर का विद्रोह कर रहे हैं या जो राज्य सिकंदर से हार चुके हैं, हमें उन्हें अपने साथ लाना होगा। और हां, हमारे लिए वो राज्य भी महत्वपूर्ण है जो मगध के शत्रु या मित्र हैं। कौटिल्य की रणनीति को कुछ कुछ समझते हुए चंद्रगुप्त के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो कहता है, यानी शत्रु राज्य के शत्रु हमारे मित्र हो सकते हैं। निश्चित रूप से, कौटिल्य जवाब देते हैं। चंद्रगुप्त, राज्य मंडल सिद्धांत यही कहता है, हम विजय की इच्छा रखने वाले राज्य हैं। हमें शत्रु और मित्र राज्यों को पहचानना होगा। राजमंडल के इस सिद्धांत के जरिए दरअसल कौटिल्य चंद्रगुप्त को यह समझा रहे थे कि कठिन परिस्थितियों में शत्रु और मित्र राज्यों से कैसे संबंध रखा जाए और विजयी होने के लिए साम, दाम, भेद और दंड की नीतियों का इस्तेमाल कब और कैसे हो। चाणक्य से दुनिया को मिले इस राजमंडल सिद्धांत का जिक्र करते हुए पूर्व पुलिस कमिश्नर और चाणक्याज 7 सीक्रेट्स ऑफ लीडरशिप नाम की किताब के लेखक डी शिवानंद कहते हैं कि साम, दाम, दंड, भेद, ये 4 तरीके हैं जिससे आप किसी स्थिति पर काबू पा सकते हैं। अगर आज के संदर्भ में देखें तो भी चाणक्य की ये बातें कारगर हैं। जैसे आज आप अपने साथ काम करने वालों को अच्छा काम करने पर पुरस्कृत करें। भेद का मतलब है कि आप विरोधियों में फूट डालें और दंड का मतलब है अपराधियों को सजा दें। चाणक्य से सीखी इन बातों पर अमल करते हुए कौटिल्य की निगरानी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पंजाब से जीत का सिलसिला शुरू किया। इस जीत से पहले कुछ जैन और ग्रीक साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य और अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर महान के बीच मुलाकात का भी जिक्र आता है, लेकिन ज्यादा ध्यान इसी पर है कि कैसे पंजाब में जीत के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्व की तरफ रुख किया। लेकिन पूर्व की जीत यानी मगध विजय से पहले चंद्रगुप्त के मन में कई सवाल थे। वो उन सवालों के साथ एक बार फिर आचार्य कौटिल्य की शरण में पहुंचे। उन्होंने कौटिल्य से कहा, आचार्य, नंद की सेना में 2 लाख पदातिक, 20,000 अश्वारोही, 2,000 रथ और 3,000 हाथी हैं। मगध की इस विशालकाय सेना को हम कैसे परास्त कर सकते हैं? चंद्रगुप्त की शंकाओं का समाधान करते हुए कौटिल्य ने उसे एक और विजय सूत्र बता दिया।
पहले वो चंद्रगुप्त से बोले, चंद्रगुप्त निश्चिंत रहो, हम नंद की सेना को परास्त कर सकते हैं, किंतु हमें युद्ध में सिर्फ सेना की शक्ति ही नहीं, कुछ लोगों के समर्थन और सूचना की भी आवश्यकता होगी। याद रखो, मगध की प्रजा और उसके कई मंत्री धननंद के विरुद्ध हैं। हमें उनका समर्थन लेना होगा। इस कार्य में हम गुप्तचरों की मदद लेंगे, यानी भीतर से आघात और बाहर से आक्रमण। गुप्तचरों से कह दो वो सारी सूचनाएं एकत्रित करें। कहा जाता है कि पहले प्रयास में मगध की सेना के सामने चंद्रगुप्त और कौटिल्य को करारी हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और एक बार फिर मगध को युद्ध में चुनौती दी। प्रोफेसर माखनलाल कहते हैं कि मगध जीतने के लिए दूसरी बार चंद्रगुप्त ने ज्यादा बेहतर तैयारी की। उनका कहना है कि कौटिल्य और चंद्रगुप्त को समझ आ गया था कि जब आप पेशावर से, तक्षशिला से शुरू करते हैं तो सीधे पाटलिपुत्र मत जाइए। पहले आप आसपास के क्षेत्रों को जीतते हुए आसपास की सेनाओं को अपने साथ मिलाते हुए आगे बढ़ेंगे तो आप सफल होंगे। ये समझ आने के बाद चंद्रगुप्त ने वही किया और इसी तरह आसपास के क्षेत्रों को जीतते हुए, रास्ते के राजाओं को हराते हुए वो आगे बढ़ा। इतिहास साक्षी है कि इस काम में चंद्रगुप्त को हर जगह तलवार का ही सहारा नहीं लेना पड़ा। कहीं लड़ाइयों के सहारे, कहीं अपने सैनिकों के सहारे, तो कहीं अपने दुश्मन के सहारे, कहीं पारिवारिक संबंध बनाकर चंद्रगुप्त ने भारत में मगध साम्राज्य खड़ा कर दिया और आखिरकार नंद वंश को समाप्त करके वो मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ। यही वो दिन था जब नंद वंश के समूल नाश का आचार्य कौटिल्य का प्रण पूरा हुआ और जिस दरबार में एक दिन उन्हें अपमानित होकर निकलना पड़ा था, उसी दरबार में उन्होंने अपनी शिखा के केश बांधे। चंद्रगुप्त का मगध के सिंहासन पर बैठना भारत के इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है, क्योंकि चंद्रगुप्त के शासन में पहली बार भारत में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना हुई। चंद्रगुप्त ने मगध साम्राज्य का विस्तार पूर्व में गंगा नदी से लेकर उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान तक और दक्षिण में गोदावरी तक किया। ये कौटिल्य की कल्पना का चक्रवर्ती क्षेत्र था। इस बारे में रिटायर्ड कर्नल और इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस सर्विसेज एंड एनालिसिस के रिसर्च फेलो P.K. गौतम का कहना है, कौटिल्य की कल्पना एक अखंड भारतीय साम्राज्य की जरूर थी, लेकिन इसके लिए उन्होंने बहुत संयमित और योजनाबद्ध तरीके से काम किया। उन्होंने भारतवर्ष के दायरे में रहकर भारतवर्ष को एक किया। उनका ये तरीका नहीं था कि वो कभी किसी दिशा में किसी से लड़ाई मोल लें और कभी किसी दूसरी तरफ किसी और से लड़ें, या कहिए कि हर एक से लड़ते फिरें। उन्होंने कभी भी न तो पश्चिम में ईरान से टक्कर लेने की सोची और न उत्तर में तिब्बत पर और न ही पूर्व में बर्मा पर हमला करने की सोची। असल में चाणक्य के काम करने की परिधि भारत का ही चक्रवर्ती क्षेत्र था और भौगोलिक रूप से एक इसी भारत को उन्होंने राजनीतिक नक्शे पर भी एक करने का प्रयास किया। भारत को एक साम्राज्य के झंडे के नीचे लाने की चाणक्य की योजना कामयाब हो चुकी थी। अब बारी थी उसे एक मजबूत शासन व्यवस्था देने की, जिसकी कमान उन्होंने अपने हाथ रखी। प्राचीन जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्व के मुताबिक चाणक्य स्वयं महान मगध साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने थे। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था मगध साम्राज्य के लिए एक शासन व्यवस्था का एक बिल्कुल नया खाका खींचना। इसमें सामंतों, जमींदारों की जगह सरकारी अधिकारियों यानी आज की तरह ब्यूरोक्रेसी को शासन चलाने की जिम्मेदारी दी। अंग्रेजों के राज से 2000 साल से भी पहले उन्होंने शास्त्र या पुराण की जगह संविधान को सर्वोपरि रखा। कौटिल्य ने 2300 साल पहले ही ये सीख दे दी कि शासक या राजा का आचरण कैसा होना चाहिए। राजा को राज ऋषि होना चाहिए और प्रजा का हित सर्वोपरि होना चाहिए। जानकार बताते हैं कि प्रधानमंत्री बनने के बाद भी कौटिल्य हर लिहाज से मगध साम्राज्य के विरोधियों को कमजोर करने के काम में लगे रहे। विशेष बात यह
कि इतने बड़े मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री होने के बावजूद कौटिल्य ने कभी सादगी का साथ नहीं छोड़ा। कौटिल्य हमेशा एक छोटी सी कुटिया में ही रहते थे। इतिहासकार बताते हैं कि कौटिल्य चंद्रगुप्त के बाद मौर्य वंश के अगले शासक बिंदुसार के भी प्रधानमंत्री थे। लेकिन साम दाम दंड भेद की नीति की शुरुआत करने वाले चाणक्य स्वयं एक षड्यंत्र के शिकार हो गए, जिसकी रचना सम्राट बिंदुसार के मंत्री सुबंधु ने की थी। कहा जाता है कि सुबंधु ने आचार्य विष्णुगुप्त यानी कौटिल्य पर सम्राट बिंदुसार की मां की हत्या का आरोप लगाया था और सबूत के तौर पर एक दाई को पेश कर दिया था। चाणक्य से जुड़े कई ग्रंथों में इस घटना का जिक्र है। जब सम्राट बिंदुसार के मंत्री ने यह आरोप लगाया तो बिंदुसार ने पहले पहल इस पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने सुबंधु से कहा, सुबंधु, तुम जानते हो तुम्हारे इस आरोप का परिणाम क्या होगा? सुबंधु घबराते हुए बोला, जी देव, मैं आरोप के मिथ्या साबित होने पर अपना हश्र जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि यह आरोप मिथ्या नहीं है। इस पर बिंदुसार ने उसे फिर चेताया और कहा, सुबंधु, तुम्हें ध्यान रहे कि महामात्य चाणक्य सिर्फ महामात्य नहीं बल्कि इस मौर्य साम्राज्य के संस्थापक भी हैं, और तुम कह रहे हो कि वो मेरी मां की हत्या के दोषी हैं। उन्होंने मेरी माता दुर्धरा के पेट को चिरवा दिया। जी देव, मैं जानता हूं, फिर भी मैं अपने आरोप पर कायम हूं। सुबंधु का ये आत्मविश्वास देखकर सम्राट बिंदुसार का आचार्य कौटिल्य से विश्वास डोल गया और उन्होंने सुबंधु से इस आरोप के प्रमाण की मांग कर दी। वो बोले, प्रमाण क्या है तुम्हारे पास? जी, मैं जानता था आप प्रमाण मांगेंगे। और अगले ही पल सम्राट बिंदुसार के महल के कक्ष में एक दाई दाखिल हुई। वो एक एक शब्द वही दोहराती है जिसकी कहानी सुबंधु सम्राट बिंदुसार को पहले ही सुना चुके होते हैं। जब दाई सुबंधु के आरोपों की पुष्टि करती है तो सम्राट की शंका विश्वास में बदल जाती है। इस तरह एक षड्यंत्र के तहत चाणक्य मौर्य साम्राज्य के सबसे प्रभावशाली महामात्य से महाराज बिंदुसार की मां की हत्या के दोषी बन गए। इस आरोप से चाणक्य बहुत आहत हुए और मंत्री पद त्याग कर जंगल में चले गए। सुबंधु एक छोटा सा मंत्री था, लेकिन वो अपने षड्यंत्र में कामयाब हुआ। लेकिन कौटिल्य की कहानी मंत्री पद छोड़ने पर ही खत्म नहीं हुई, क्योंकि सच्चाई कुछ और थी। ये सच्चाई सम्राट बिंदुसार तक राजमहल की सबसे पुरानी दासी के जरिए पहुंची। राजमहल की सबसे पुरानी दासियों में से एक बूढ़ी दासी किसी तरह प्रयास करके मगध के सम्राट बिंदुसार के पास पहुंची। उसने सम्राट से अपनी बात कहने की आज्ञा मांगी और कहा, महाराज, मैं बहुत हिम्मत से आपको ये सच बताने आई हूं। आशा करती हूं आप मुझे अभय दान देंगे। सम्राट बिंदुसार ने उसे अभय दान दिया तो दासी आगे बोली, सम्राट, आपने अपने मस्तक का निशान देखा है? आईने के सामने खड़े बिंदुसार की नजर अपने माथे के बिंदुनुमा दाग पर जाती है। उसे देखते हुए वो बोला, हां, देखा है। क्यों, क्या हुआ? जवाब देने की बजाय दासी दो प्रश्न और करती है। सम्राट, आप इसके पीछे की कहानी जानते हैं? आपका नाम बिंदुसार क्यों है, ये जानते हैं? दासी के प्रश्न सुनकर बिंदुसार ने हैरान होकर पूछा, नहीं, बात क्या है, विस्तार से बताओ। इस पर दासी सीधे मुद्दे की बात पर आ गई और बोली, महाराज, आपका नाम बिंदुसार विष की एक बूंद की वजह से है। विष की बूंद? सम्राट बिंदुसार प्रश्नवाचक मुद्रा में आकर बोला, तुम कहना क्या चाहती हो, स्पष्ट कहो। इस पर दासी एक ऐसे राज का खुलासा करती है जो बिंदुसार की आंखें खोल देता है। दासी उसे बताती है, महाराज, आपकी माता का पेट आचार्य चाणक्य ने चिरवाया जरूर था, लेकिन उनकी हत्या के लिए नहीं, वो इसलिए कि आपकी जान बचाई जा सके। यह सुनकर महाराज बिंदुसार क्रोधित हो गए। दासी, व्यर्थ की बातें न करो, इस बात का क्या अर्थ है?
दासी ने फिर अपनी बात दोहराई। हाँ महाराज, ये सत्य है। महाराज, आपके पिता हमेशा शत्रुओं से घिरे रहते थे। उन्हें हमेशा ये डर बना रहता था कि कोई विष देकर उनकी हत्या न कर दे। इसलिए आचार्य चाणक्य की सलाह पर वो खाने में बहुत ही छोटी मात्रा में विष लिया करते थे, जिससे उनके शरीर को विष की आदत हो जाए। किंतु आपकी माता को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी और एक दिन आपकी माता दुर्धरा ने, जो उस समय गर्भवती थी, आपके पिता के साथ भोजन कर लिया। उस भोजन को खाते ही आपकी माता की विष के कारण मृत्यु हो गई। अब तक की कहानी से बिंदुसार के तेवर ढीले पड़ चुके थे। उसने उत्सुकतावश पूछा, तो फिर मैं? इस पर दासी ने कहा, हां देव, जैसे ही चाणक्य को यह पूरा घटनाक्रम पता चला तो उन्होंने आपकी माता का पेट चिरवाकर आपको निकलवा लिया और आपके प्राण बचा लिए। ये बातें पता चलने के बाद बिंदुसार इस पूरे घटनाक्रम को रचने वाले सुबंधु को लेकर क्षमा मांगने चाणक्य के पास पहुंचे। कहा जाता है कि चाणक्य ने उन्हें और सुबंधु दोनों को क्षमा तो कर दिया, लेकिन कभी वापस राजमहल नहीं लौटे। चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त से जुड़ी ये सारी वो तमाम कहानियां हैं जिनकी ऐतिहासिक प्रामाणिकता पर भले ही सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन चाणक्य का वजूद विवादों से परे है। जिस तरह से हमारी सोच और हमारी नीतियों में उनकी कही हुई बातें जीवित हैं, वो सिर्फ कल्पना हो ऐसा नहीं लगता। राजा राजा नहीं, एक ऋषि भी होना चाहिए, संत होना चाहिए। शत्रु का शत्रु तुम्हारा मित्र है। संविधान से ऊपर और कोई नहीं होता। चाणक्य की कही हुई ये बातें मात्र कुछ उदाहरण हैं जिनके जरिए चाणक्य को पढ़कर, उनको समझकर शायद हम खुद को और बेहतर समझ सकते हैं।